नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे थायराइड की, क्योंकि चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की जो जगह जगह हमने शाखाएं खोली हैं, उसकी जो थर्ड शाखा आजकल सेक्टर 1 हुड्डा में चल रही है, जो कि नारनौल में स्थित है, जिसका एड्रेस है द अबोर्ड ऑफ त्रिवेणी धम्मा चैतन्य योगपीठ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जब थायराइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थायराइड है क्या, थायराइड होता क्यों है, इसके कारण क्या है। क्योंकि जब भी शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि ये व्याधि जो डॉक्टर ने हमें जिसको थायराइड का नाम दिया, ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसके भीतर के कारण क्या है। यदि आप इस तरह जानना शुरू कर देंगे अपने इस कल के बारे में, अपने इस शरीर के बारे में, तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। तो जब थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड हमारे गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो जब ये TSH लेवल, यानी कि जिसको T3 और T4 कहते हैं, ये ज्यादा या कम हो जाता है, यानी इसका स्राव कम या ज्यादा होने लगता है, तो फिर इसको थायराइड का असंतुलन कह सकते हैं। और ये थायराइड का असंतुलन जो होता है, ये कोई एक दिन में होने वाली व्याधि नहीं है, ये धीरे धीरे पनपती है। और जब ये चरम पे चली जाती है, जब हमें इसका पता लगता है, क्योंकि तब इसके सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। तो ज्यादातर मामलों में जब थायराइड के लिए योग की बात आती है तो एक प्राणायाम उज्जयी पर विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि गले को सक्रिय करने वाले अभ्यास करवाए जाते हैं, जैसे कि सिंहासन करवा दिया, या उज्जयी प्राणायाम करवा दिया, या कोई दूसरे और अभ्यास हैं वो करवा दिए। लेकिन हमने जो अपने गुरुजनों से जाना है और कुछ थोड़ा सा अपने अनुभव से भी जाना है, वो ये है कि आपको इसको एक्टिवेट करने की बजाय जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम करना बंद कर देती है, यानी कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमें उस पर फोकस करना है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्यता है। हम आपको बताएंगे ये बात कि ये किन में ज्यादा होता है और क्यों होता है। तो मन को ठीक करने की जरूरत है, अपने मस्तिष्क को ठीक करने की जरूरत है। वैसे तो हम ये कहेंगे कि जब भी हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो हम शरीर का इलाज करने चलते हैं, लेकिन शरीर का इलाज करने से पहले ये देखना चाहिए कि पहले साथ साथ हमें अपने मन का भी इलाज करना चाहिए। तो ज्यादातर मामलों में जो थायराइड की समस्या होती है, हम ये कहेंगे 70 से 80% तक स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है। उनमें क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति अलग तरह की होती है, वो मल्टीटास्किंग होती हैं। क्योंकि जो भी मल्टीटास्कर होगा उसको थायराइड की दिक्कत मिलेगी। आपको दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है, जो मानसिक तनाव में रहते हैं, जो ज्यादा सेंसिटिव हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, जो मल्टीटास्किंग करते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। कुछ मात्रा में पुरुषों में भी होती है, जो कि बहुत सारी जिम्मेदारी उठाए रखते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन ज्यादा 70 से 80% तक स्त्रियों में पाई जाती है। क्योंकि स्त्रियों की एक संरचना है, अपने उनके पीरियड्स की दिक्कत है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर 40-45 के बाद में आपने देखा होगा कि उनको जो मीनोपोज की स्थिति आ जाती है। और घर में कोई शाना इंसान जब नहीं होता है देखने वाला, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है और उनके जो स्वभाव है उसको कोई नहीं पहचान पाता, तो वो बढ़ती बढ़ती फिर बढ़ती चली जाती है। तो यदि कोई भी लड़के लोग या पुरुष लोग या कोई भी सुन रहे हो इस चीज को, तो अगर आपके घर में कोई माँ है, बहन है, बेटी है, इस तरह की कोई दिक्कत दिखे, तो उनको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया करें, उनके कामों में सहयोग किया करें, ताकि दवाइयों के साथ साथ उनका जब मन शांत होगा तो ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। क्योंकि योग और जो हम इसके लिए आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताएंगे, वो तो स्पोर्टिव है। जब उनको आप करेंगे तो दवाई लेते लेते साथ साथ आपका वो धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा और दवाई आपकी कम होती जाएगी। तो जब महिलाओं की बात आई है कि ये मल्टीटास्किंग होती हैं, मल्टीटास्कर होती हैं, तनाव में रहती हैं, तो इसलिए ज्यादा आती है। क्योंकि कोई भी बीमारी
किसी भी बीमारी को आप हार्ट से संबंधित ले लें, चाहे आप थायराइड ले लें, फिर आप कोलेस्ट्रॉल ले लें, कोई भी जो दिक्कत आपके शरीर में उत्पन्न होती है तो ज्यादातर मामलों में ये तनाव के कारण होती है। तो जो तनाव हम कम करते जाते हैं, उधर से दवाई लेते जाते हैं, फिर इधर से योग कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए आज हम कुछ आपको अभ्यास बताएंगे कि कैसे आप थायराइड ग्लैंड को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो तनाव को दूर करने का प्रयास करें, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सक्रिय करने का प्रयास करें। और पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय कैसे कर सकते हैं? हम प्राणायामों के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, और हम उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में कोई भी प्राणायाम करके, ध्यान करके हम उसको समता में ला सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्राणायाम भी करने हैं। क्योंकि वात पित्त और कफ की जब हम बात करते हैं तो जो थायराइड की समस्या है वो कफ वालों में ज्यादा देखने को मिलती है। 80% तक, 70 से 80% तक कफ की जिनकी प्रवृत्ति है, कफ का जिनका स्वभाव है, जो कफ है वो वाटर डोमिनेटेड है। वाटर डोमिनेटेड यानी स्त्रियां। क्योंकि जब हम कोई भी योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो हम अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को देखकर करते हैं कि कौन से, किस प्रकृति वाले को, चाहे वो वात का है, पित्त का है, कफ का है, कैसे स्लो मोशन में करनी चाहिए या थोड़ा फास्ट करनी चाहिए, ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए, अपना प्रकृति को आप निश्चित रूप से जान लें। फिर उसके बाद में आप प्राणायाम करके अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जब ठीक हो जाती है, यानी आपका जब पिता ठीक हो जाता है, आपका गवर्नर ठीक हो जाता है, तो आपका मंत्रिमंडल फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और जो थायराइड ग्लैंड है उसका आपके जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, आपके शरीर की जो चयापचय स्थिति है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम तो ये कहेंगे, जैसा कि हमने सुना है, जाना है कि आधुनिक जो विज्ञान है वो भी इस चयापचय स्थिति को जानने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। लेकिन यदि आपकी थायराइड ग्लैंड समता में रहती है तो आपकी संपूर्ण बॉडी का जो सिस्टम है, जो आपका संपूर्ण मंत्रिमंडल है, वो सारा ठीक रहता है। तो आप जानकर समझकर अगर इन अभ्यासों को करेंगे, साथ में आप अपने डॉक्टर के भी संपर्क में रहें, वो आपको जो दवाइयां दे रहे हैं, जो आपकी मेडिसिन चल रही है, उनको भी लें। क्योंकि कभी भी आप कोई धारणा ना बनाएं कि एलोपैथी खराब है, होम्योपैथी अच्छी है, या आयुर्वेद अच्छा है या आयुर्वेद खराब है। सारी पैथी अपनी जगह ठीक है। हर समय जब भी कोई इमरजेंसी आती है, तो कुछ भी आती है, तो हर पैथी का अपना अपना महत्व है। इसलिए आप इन चक्रों में ना पड़ने की बजाय मात्र अपना डायग्नोसिस करके, अपना शरीर का खुद डॉक्टर बन के, और आपको देखना है कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन से एक्सपर्ट योगाचार्य के सानिध्य में रहना है, किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में रहना है। और बहुत ही आपने ठहराव के साथ यदि इस पर फोकस किया तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और कुछ योगी क्रियाओं के जो अभ्यास बता रहे हैं, उनको यदि नित्य निरंतर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप ये मान के चलें, विश्वास करके चलें कि आप 25 दिन में, 24 दिन में देखेंगे कि आपका 3-4 पॉइंट तो इसमें ठीक हो गया है। हम ये नहीं कहते कि आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लगते हैं 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। जैसा आपका अभ्यास रहेगा उसी अकॉर्डिंग आप इसको अपने को ठीक कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आज हम चैतन्य योग पीठ की जो टंकार की विधि है एक, उसको करेंगे। उसके बाद में फिर मेडिटेटिव स्टेट में हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। और फिर जो हठ योग दीपिका में उज्जयी प्राणायाम की विधि बताई गई है, उस उज्जयी प्राणायाम को लंबा करने की बजाय उसको हम टुकड़ों में करना सिखाएंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरी वीडियो में आपको उसको संपूर्ण रूप से अच्छे से लंबा करके दिखाएंगे। क्योंकि शुरू में यदि आप हठ प्रदीपिका वाला उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो आपके गले में एकदम आके खांसी आने लगती है, या आपको यहाँ पे एकदम जब घर्षण होगा तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो शुरू में जो किए जाने वाले अभ्यास हैं, जिनको हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, उन सूक्ष्म अभ्यासों को आज हम करेंगे। फिर इन सूक्ष्म अभ्यासों के साथ साथ आपको अपने जीवन में कुछ दूसरे अभ्यास भी उतार लेने हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो बहुत ही बढ़िया, और नाड़ी शोधन प्राणायाम से बेहतरीन कोई धरती पे चीज है नहीं। जो कुछ भी नहीं कर सकता वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, तो आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी भी दूर हो जाती है। और उसके बाद में आपको करना है सर्वांगासन।
जो कि थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है। जब आप सर्वांग आसन करेंगे तो सर्वांग आसन करते हुए आपने अपने गले पर फोकस करना है, और सर्वांग आसन के बाद में आपको मत्स्य आसन करना है। मुझे पता है कि मत्स्य आसन कई बार हम नहीं कर पाते, लेकिन आप मत्स्य आसन को लेट के कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने हलासन करना है। तो ऐसे अभ्यास जो गले पर प्रेशर डालते हैं वो आपको तमाम अभ्यास करने हैं। उसके बाद में जैसे प्राणायाम की बात आती है या मंत्रों की बात आती है तो आपने सांभवी मुद्रा अपने जीवन में शामिल कर लेनी है। सांभवी मुद्रा की हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर देंगे कि सांभवी मुद्रा जब हम करते हैं तो किस भांति हम अपने इस आज्ञा चक्र को, किस तरह हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं सांभवी मुद्रा के माध्यम से। सांभवी मुद्रा भी बहुत काम करती है आपके थायराइड के लिए। तो ये इस तरह के सारे जो अभ्यास हैं वो करेंगे। जो सबसे पहले शुरुआती दौर वाले जो सूक्ष्म अभ्यास है वो करें, और फिर धीरे धीरे इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल कर ले। तो ये जब आप सारे अभ्यास सीख लेंगे तो उसके बाद में आप कुछ बंद लगाना सीखेंगे, जैसे कि महाबंद है, महाभेद है, महाभेद मुद्रा है। इस तरह के ये जो बंद है ये हम बाद में लगाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म अभ्यास हैं वो कौन कौन से अभ्यास हमें करने हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे टंकार विधि। टंकार विधि कैसे करनी है? श्वास को भर लेंगे, जीभ को तालू के साथ लगा लेंगे, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। उसके बाद में मेडिटेटिव स्टेट में हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। देखिए, इस भांति आप इस मेडिटेटिव स्टेट में जो उज्जाई प्राणायाम है इसको 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करें। करना पड़ेगा, करने से लाभ होगा। और जो टंकार विधि है उसको 11 बार कर लें, फिर 11 से 21, फिर 51, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। अब जो तीसरा अभ्यास है, ये अभ्यास हम आपको, जो सूक्ष्म अभ्यास है वो रास्ते पर धीरे धीरे चल के आपको ऊपर ले जाने के लिए पहले सूक्ष्म अभ्यास बताने लग रही, फिर उसके बाद में आपको थोड़े दूसरे एडवांस अभ्यास बताएंगे। तो जो लंबा उज्जाई प्राणायाम करने की बजाय आपको टुकड़ों में उज्जाई प्राणायाम करना है। जब टुकड़ों में आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो धीरे धीरे फिर आप उसको लंबा करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि आप लंबा करेंगे और ज्यादा देर करेंगे शुरू में तो आपको खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप शुरुआत में मात्र जो ये हमने आपको बहुत सूक्ष्म अभ्यास बताए हैं ये अभ्यास करें, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं। जो दूसरे अभ्यास है वो भी शुरू कर दें। रात को आप चाइल्ड ब्रीदिंग करके जरूर सोएं, और एक शशकासन करें, और एक विपरीत करनी अभ्यास करके सोएं। विपरीत करनी का भी थायराइड पर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये 3 अभ्यास रात को सोते समय करें, और 3 अभ्यास आपको अपने जीवन में अभी से, आज ही से शुरू कर देने हैं, ताकि आप अपनी थायराइड को कंट्रोल कर सकें। और थायराइड को कंट्रोल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को
शांत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको इसके लिए प्राणायाम करने हैं। चाहे तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, चाहे डीप ब्रीदिंग करें, या फिर आप डीप भस्त्रिका करें, या फिर आप अपना जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो करें। ये छोटे छोटे प्राणायाम तो आप अभी से शुरू कर दें ताकि आपका मन शांत हो जाए। मल्टीटास्किंग को थोड़ा छोड़ना शुरू करें। मल्टीटास्किंग को आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब आप मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे तो आप कामों को एक दूसरे में विभाजित कर देंगे और फिर आपके मन का जो तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब मन का तनाव ठीक होने लगेगा, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक होने लगेगा, तो निश्चित रूप से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिव हो जाएगा तो ये आपका जो थायराइड है ये भी निश्चित रूप से समता में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब रात को हमने 3 अभ्यास इसलिए बताए कि यदि आप रेस्टोर करने वाली डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि राइट या लेफ्ट ब्रेन जब काम कर रहा होता है, यानी कि जब हम राइट ब्रेन पे होते हैं या लेफ्ट ब्रेन पे होते हैं तो वो हमारी नींद सही नहीं होती। हमारी नींद जब ठीक होती है जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक होता है। ये ठीक किया नहीं जाता। इस नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें अपने शरीर का सहयोग करना पड़ता है। यदि हम इसका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, रेस्टोर करने वाली नींद आएगी और जो आपका मानसिक संतुलन बनेगा तो आपका जो थायराइड है वो निश्चित रूप से समता में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाले संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।